वेलकम टू क्लास 6 ऑफ योर कंपनी लॉ रिवीजन सीरीज। अभी तक हम क्लास 5 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें कि हमने इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ कंपनीज, डॉक्ट्रिन्स, एमसीए एंड एमओए कवर कर लिया है ऑलरेडी। जिन बच्चों ने नहीं देखी है रिवीजन सीरीज वो अभी भी देख सकते हैं। आपका जून 25 तक का इसमें रिवीजन हो रहा है। नाउ देखो, ये जो आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वो तो हम करेंगे, बट उससे पहले मुझे कुछ आपसे 1 to 1 टॉक करनी है। तो इस वीडियो को देखना, एंड तक देखना और शेयर करना। कंपनी लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बच्चों को डर लगता है। ठीक है, बच्चों को डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये सोचते हैं कि इतना वाइड सिलेबस है, पता नहीं कैसे करेंगे, क्या करेंगे। बट ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट कि आप किस अप्रोच से अपना सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, राइट। अगर आपके मन में पहले ही ये डर, ये फोबिया बैठ जाएगा कि नहीं ये सब्जेक्ट तो टफ ही है, तो यकीन मानो आपको कितना ही अच्छे से कोई पढ़ा ले, कुछ बना ले, लेकिन जो आपका प्री नोशन है कि ये टफ सब्जेक्ट है, आपको टफ ही लगेगा। इसीलिए आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली कंपनी लॉ सब्जेक्ट बट ऑल्सो अदर सब्जेक्ट्स। लाइक किसी को टैक्स टफ लगता है, तो मैं आपको बस ये बोलूंगी कि किसी के बोलने से या किसी के सुनने से आप ये प्री नोशन मत क्रिएट करो अपने माइंड में कि नहीं यार ये सब्जेक्ट तो टफ है और ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं करना है। चाहे आपके सामने आपके सारे फ्रेंड्स, अगर 10 फ्रेंड्स हैं, 10 ये कह रहे हैं कि ये टफ है, तब भी अपने मन की सुनो, अपने दिल की सुनो और पढ़कर खुद देखो कि क्या सच में ऐसा कुछ लिखा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है। बस बात क्या होती है, एक राइट अप्रोच की। अगर आप, वो तो लाइफ में है, अगर आप किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को देखोगे तो देखने में भले ही वो डिफिकल्ट हो और एक्चुअल में डिफिकल्ट हो, बट बस एक पॉजिटिव माइंडसेट एंड राइट अप्रोच आपके कठिन रास्ते भी आसान बना देती है। क्योंकि मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं बच्चों के कि मैम सब कुछ ठीक है बट कंपनी लॉ में बहुत डर लग रहा है। तो मैं आप लोगों के लिए फ्री में इतना सब कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ। आपको रिवीजन क्लासेस मैंने पहले बैच स्टार्ट करने का सोचा था, बट सबको नहीं होता ना फ़ायदा। कोई आता, कोई नहीं आता, किसी के पैसे की। आपको मैं फ्री में रिवीजन करा रही हूँ। फ्री में रिवीजन है यूट्यूब पे सारे चैप्टर्स का कंपनी लॉ के। और क्या चाहिए। 30 डेज का चैलेंज, फ्री नोट्स, टेलीग्राम पे जाकर तो देखो कि क्या क्या नहीं है वहाँ पे। टेलीग्राम ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने ऑलरेडी। आंसर की लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। सब कुछ आसान है, बस एक सही अप्रोच, कंसिस्टेंसी, ये आपको चाहिए। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, पूरा रिवीजन होगा, प्लस शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी आपका एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है, जो एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट है एट टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। जैसे हमारा क्या था, एमओए, तो इसको हम शॉर्ट में एओए बोलते हैं। ठीक है, ये आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कंपनी के, मतलब इंटरनल मैनेजमेंट आपका कैसे चलेगा उसके बारे में बात होती है। हम एग्जाम्पल के तौर पे जब भी इस कॉन्सेप्ट को अब आगे पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, आप ये सोचना कि ये आपके घर की बात हो रही है, आपके घर के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। ठीक है, तो जल्दी अच्छे से समझ में आएगा। इट इज अ फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट दैट स्पेसिफाई रेगुलेशंस ऑफ कंपनीज ऑपरेशंस एंड डिफाइंस द कंपनी पर्पस, कि उस कंपनी का क्या पर्पस है। ऑब्वियसली कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई उसका पर्पस होगा कंपनी को फॉर्म करने का, उसके आसपास के ही आपके क्या बनाए जाएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये एक यूजर मैनुअल होती है फॉर द कंपनी। यूजर मैनुअल कैसे, कि देखो जो भी हमें करना है इस तरीके से करना है, ये रूल्स हैं इनका ध्यान रखना है, ये रेगुलेशंस हैं इनका ध्यान रखना है, कोई पर्टिकुलर XYZ टास्क करने से पहले। तो ये आपकी क्या हो गई, एक यूजर मैनुअल हो गई। इट लेज आउट हाउ टास्क टू बी अकम्प्लिश्ड। तो ये 2 पॉइंट्स हैं या 2 स्मॉल पैराग्राफ्स हैं, जो आप, अगर आपको क्वेश्चन आता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का, तो ये दोनों चीजें आप कोट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 सब क्लॉज 5 की, जो कि आपका डेफिनेशंस में गिवन है कंपनीज एक्ट 2013 का। वो क्या कहता है, आर्टिकल्स मीन्स द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम और अप्लाइड इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस लॉ, कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, अब इसमें ना आपके जो रेगुलेशंस होते हैं उसका एक फॉर्मेट होता है, जिसकी टेबल ए इन शेड्यूल 1 ऑफ द एक्ट।
so far as they apply to the company. So articles of the company shall contain the regulations for management of the company, ताकि उसके मैनेजमेंट अच्छे से चल सके, इसलिए उसमें रेगुलेशंस होते हैं. नाउ अब हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स. टेबल FGHIJ इन शेड्यूल 1 एज एप्लीकेबल टू सच कंपनी इधर इन टोटली और अदरवाइज. आप कोई भी अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है. कंपनी में अडॉप्ट ऑल और एनी ऑफ द रेगुलेशन कंटेंट द मॉडल आर्टिकल्स एप्लीकेबल टू सच कंपनीज. अलग अलग टाइप ऑफ कंपनीज के अलग अलग मॉडल्स हैं, आप अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग कोई भी उसको चूज कर सकते हो. इफ आर्टिकल्स नॉट रजिस्टर्ड, अगर आपके आर्टिकल्स रजिस्टर्ड नहीं है तो आपका ऑटोमेटिकली टेबल F में फॉल करेगा, राइट. अब आता है आपका एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस. एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस क्या होते हैं? सिंपली मैं आपको बोलूं कि आपको कोई पर्टिकुलर चीज करनी है, उसका आपने सब्जेक्ट टू कंडीशन लगा दिया, मतलब ऑल्टर कर लिया. देखो दो टाइप के होते हैं, एक होता है 100% एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस, एक होता है आपका मतलब 100% बोले तो एब्सोल्यूट एंट्रेंचमेंट, और एक होता है आपका कंडीशनल. तो लॉ में कंडीशनल अलाउड है कि मतलब आप कोई भी प्रोविजन के रिगार्डिंग आप कंडीशन डाल सकते हो. अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगी. कंडीशन डाल सकते हो बट एब्सोल्युटली 100% उसको मना नहीं कर सकते. मतलब कंपनी ये नहीं कह सकती, लॉ में लिखा है कि यू हैव टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो आप लॉ में ये नहीं लिख सकते, अपने सॉरी एओ में ये नहीं लिख सकते कि हम रखेंगे ही नहीं. एब्सोल्यूट नहीं अमेंड कर सकते आप. आपको उसके जो कंपनीज एक्ट है, जो एमओए है, उससे मतलब इन रिलेशन टू दैट, इन कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए. मतलब आप कुछ भी अपने एओए में, रूल्स एंड रेगुलेशंस में कुछ भी ऐसा नहीं लिख सकते हो जो आपके कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दे. क्योंकि जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि आपका जो ये हायरार्की होती है उसमें सबसे प्रिवेल कौन करता है? कंपनीज एक्ट 2013, देन एमओए, देन एओए, ठीक है. तो एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस क्या होते हैं? प्रोविजन दैट मेक्स अमेंडमेंट्स. हमने कंडीशन डाल दी तो वो चलता है उसमें. The Companies Act 2013 recognized an interesting concept of entrenchment. Essentially, the entrenchment provisions allow for certain clauses in the articles to be amended upon satisfaction certain conditions or restrictions greater than those prescribed under the Act, such as obtaining 100% consent and all. ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा. अब प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट क्या है? शैल बी मेड ईदर ऑन फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. या तो आप जब आपकी इनकॉर्पोरेट हो रही है कंपनी तभी आप डाल दो अपने एओ में. अगर आपको बाद में कुछ ऐसा ध्यान आता है तो आप अमेंड कर सकते हो अपने आर्टिकल्स, ठीक है. अमेंड कैसे होते हैं? बाय पासिंग एसआर, ठीक है. सो बाय अमेंडमेंट इन द आर्टिकल्स एग्रीड टू बाय ऑल द मेंबर ऑफ द कंपनी. इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी में तो देखो सबने अगर अग्री कर दिया कम है तो आप ऐसे ही कर दो अमेंड, वरना एसआर होगा आपका पब्लिक कंपनी में क्योंकि ज्यादा मेंबर्स होते हैं ना. अब लीगल इफेक्ट क्या होगा? ऑब्वियसली दे विल बाउंड टू द कंपनी, बाउंड टू द कंपनी एंड मेंबर टू द कंपनी. कंपनी बाउंड टू द मेंबर्स, कंपनी नॉट बाउंड टू द आउटसाइडर्स, ठीक है. आउटसाइडर्स से बाउंड नहीं होगी. आउटसाइडर्स कौन होगा? एक मेंबर के आउटसाइडर नहीं, मेंबर तो हमारा ओनर है, शेयर होल्डर है. उसके अलावा अगर कोई और है तो कंपनी नॉट बाउंड टू द आउटसाइडर्स, नॉट अ मेंबर ऑफ द कंपनी. मेंबर बाउंड टू मेंबर, सेम कंपनी एंड एओए. एओए सेम है, कंपनी सेम है, तो एक मेंबर दूसरे मेंबर से भी कनेक्ट हो गया. तो ये है आपका लीगल इफेक्ट ऑफ एमओए एओए. इसमें ना क्वेश्चन आ सकता है बेटा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस घुमाकर इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, तो अच्छे से करना. अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका एक एग्जांपल है, नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम द बोर्ड विदाउट अप्रूवल ऑफ मेजॉरिटी ऑफ आईडी एंड शेयर होल्डर्स इन द मीटिंग. तो ये कंडीशन डाल दी. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कैसे हो सकता है? उसकी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है, ठीक है, तब हो सकता है. बट यहाँ पर उसने क्या बोला है? कंडीशनल. shall be removed from the board without approval of majority of idea and shareholders in the meeting. इनकी अप्रूवल होगी तभी रिमूव होगा, अदरवाइज रिमूव नहीं हो सकता है. तो ये है आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. अब हम करेंगे इसका डिस्टिंग्विश. ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? आपका चार्टर डॉक्यूमेंट है ऑफ द कंपनी एंड डिफाइंस द फंडामेंटल कंडीशंस एंड ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द कंपनी इज ग्रांटेड इनकॉर्पोरेशन, ठीक है. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है? आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये आपके कीवर्ड्स हैं. चार्टर डॉक्यूमेंट, फंडामेंटल कंडीशंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. तो ये आपको कीवर्ड ध्यान में रखने हैं. ऑब्वियसली कोई बेयर एक्ट नहीं छाप सकता, आप अपनी लैंग्वेज में ही लिखोगे. बट रिमेंबर एंड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट कीवर्ड्स एज मच एज पॉसिबल.
ठीक है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस। क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम कैन नॉट बी इजीली ऑल्टर्ड, ये हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं सारा। दे कैन बी ऑल्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद द मोड प्रिस्क्राइब्ड बाय द एक्ट। In case of articles of association, members have right to alter the articles by special resolution. Generally, there is no need to obtain permission of the court or central government for alteration of the articles. ठीक है, अब यहीं से ना आपके लिए क्वेश्चन है, सॉरी होमवर्क है, होमवर्क है, ठीक है, क्वेश्चन सुन लो। आपको क्या करना है, हमने अभी ऑल्टरेशन भी पढ़ी एमओए की, ठीक है, और आर्टिकल्स की हम अब पढ़ेंगे। दोनों क्लासेस को देख के आप ऑल्टरेशन कैसे होती है हर एक केस में, आप ये सारे सिनेरियोज लिखोगे, ठीक है। ओआर पास होता है, एसआर पास होता है, इससे क्या होगा, इससे आपका एक तो क्लैरिटी आएगी कॉन्सेप्ट की, ऊपर से रिवीजन बहुत बढ़िया होगा फॉर योर एग्जाम। तो ये एक टास्क है, इस क्लास को देखने के बाद आप अपने आप से दोनों का डिफरेंस क्रिएट करोगे, और डिफरेंस ऑल्टरेशन का करना है। एमओए एओए का तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके हर एक क्लॉज को कैसे ऑल्टरेशन होती है चार्ट फॉर्म में मैंने ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं नोट्स अपने मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहां से देख सकते हो बड़े प्यार से, ठीक है। मेमोरेंडम एसोसिएशन कैन नॉट इंक्लूड एनी क्लॉज कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है। मैंने आपको हायरार्की बताई थी, पहले क्या आता है आपका कंपनीज एक्ट, देन एमओए, देन एओए। तो एमओए में क्या लिखा है, कुछ भी हमको ऐसा नहीं लिखना जो कॉन्ट्ररी हो किसके, कंपनीज एक्ट के। ऑन दी कॉन्ट्ररी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपको कुछ भी ऐसा नहीं लिखना है जो कॉन्ट्रडिक्ट किसे करे, कंपनीज एक्ट एज वेल एज एमओए। समझ में आ रहा है, कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एंड यहाँ पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर सब्सिडरी बोथ द कंपनीज एक्ट एंड एमओए, तो इसके कॉन्ट्रडिक्ट कुछ नहीं होना चाहिए। द मेमोरेंडम जनरली डिफाइंस द रिलेशन बिटवीन द कंपनी एंड आउटसाइडर्स, ठीक है, कंपनी और आउटसाइडर्स की बात होती है एमओए में, बट यहाँ पे आर्टिकल्स रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स एंड बिटवीन द मेंबर्स इंटर से, जो हमने अभी लीगल इफेक्ट पढ़ा था, ठीक है। एक्ट्स डन बाय द कंपनी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द मेमोरेंडम एब्सोल्युटली वॉइड एंड अल्ट्रा वीरस एंड कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन बाय यूनानिमस वोट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक केस क्वेश्चन कुछ भी फॉर्म हो सकता है और आपको इंस्टीट्यूट दे सकता है एग्जाम में। वो क्या बोल रहा है, एमओए के बियॉन्ड कुछ भी होता है, तो वो तो हमने पढ़ा था अल्ट्रा वीरस होता है, बट क्या वो रेटिफाइड हो सकता है, तो नो। यूनानिमस रेजोल्यूशन कौन सा होता है, अगर जितने भी लोग हैं फुल मेजोरिटी में 100% यूनानिमस रेजोल्यूशन पे वोट आ गया है, तब भी रेटिफाई नहीं कर सकते हो, बिकॉज क्या है वो बिल्कुल एज पर डॉक्ट्रिन्स हमने पढ़े थे, हमने हर एक डॉक्ट्रिन बहुत अच्छे से समझा था। कंपनीज एक्ट में क्या होते हैं डॉक्ट्रिन्स का मतलब क्या होता है, सिद्धांत, कंपनी लॉ के सिद्धांत। तो उसमें क्या लिखा है कि कुछ भी अगर एमओए के विपरीत होगा या बियॉन्ड होगा तो क्या होगा, वो अल्ट्रावीरस होगा, और ऐसा रेजोल्यूशन चाहे आप यूनानिमस वोट लेकर पास कर दो वो रेटिफाई नहीं हो सकता है। दी एक्ट्स ऑफ द डायरेक्टर्स बियॉन्ड द आर्टिकल्स कैन बी रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर्स। तो ये तो अपने घर की बात है ना यार, घर की बात तो हम आराम से निपटा सकते हैं, सुलझा सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि जब आर्टिकल्स पढ़ो ना तो आर्टिकल्स में दिमाग में रखना है कि यार ये हमारे घर की बात चल रही है, तो इतनी फॉर्मेलिटीज की जरूरत है नहीं। अब हम बात करते हैं ऑल्ट्रेशंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, जब हमने एमओए ऑल्टर किया था, उसके सारे क्लॉजेज ऑल्टर किए थे, तो हमने कौन से सेक्शन की बात करी थी एमओए में, हमने कौन से सेक्शन की बात करी थी, सेक्शन 13। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अगर हमें ऑल्टर करना है तो किसकी सेक्शन की बात होगी, 14। तो सेक्शन अगर मैं आपको रिवाइज करवाऊं तो सेक्शन 12 में क्या था, रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है। जब हम आईएनसी 22 में विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन एज पर सेक्शन 12 हम रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल्स या वेरीफाई कराते हैं उसको बाय उसके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो देते हैं। सेक्शन 13 में हमने क्या पढ़ा, ऑल्टरेशन ऑफ एमओए। ऑल्टरेशन ऑफ एमओए मतलब जितने भी उसकी क्लॉजेज हैं वो किस तरीके से ऑल्टर होंगे एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल्स मेड देयर अंडर। सेक्शन 14 में क्या है, ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स को ऑल्टर करना, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करना। अब किस तरीके की ऑल्टरेशन हो सकती है, मैंने क्या बोला, ये इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो वो कभी भी कैसे भी ऑल्टर हो सकते हैं। कैसे, बाय एडॉप्शन ऑफ न्यू सेट ऑफ आर्टिकल्स, बाय एडिशन डिलीशन ऑफ न्यू क्लॉजेस, बाय डिलीशन ऑफ क्लॉजेस, बाय अमेंडमेंट ऑफ स्पेसिफिक क्लॉज, बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेसिफिक क्लॉज। तो ये 5 कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर आपका क्या हो सकता है, आपका ऑल्टरेशन हो सकता है, ठीक है। स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड, स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड, स्पेशल रेजोल्यूशन आपका रिक्वायर्ड होगा, एक सेकेंड,
स्पेशल रेजोल्यूशन आपका रिक्वायर्ड होगा फॉर ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग ऑल्ट्रेशंस हैविंग इफेक्ट ऑन कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी, रिमूव्स रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस, मेंटेन्स स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। सो कैपिटल इंक्लूडिंग ऑल्ट्रेशन हैविंग द इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी, रिमूव रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस। ऑब्वियसली अगर प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में आप कन्वर्ट कर रहे हो तो आप रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो सब हटा दोगे। मेंटेन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, मेंटेन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। नाउ पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी, अगर पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कर रहे हो तो क्या होगा, एक तो आप इंसर्ट करोगे अपने जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल हो गया, अप्रूविंग द ऑल्ट्रेशन एज पर सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 shall be filed with the registrar together with the printed copy of altered articles within a period of 15 days in such as may prescribed shall register the same। तो ये छोटा सा एक कन्वर्जन का मैंने आपको बताया है जिसमें ऑल्टर होंगे आपके आर्टिकल्स। Alteration of memorandum or articles to be noted in every copy. Every alteration made in the memorandum or articles of the company shall be noted in every copy of memorandum or article as the case may be. If a company makes any default in complying with the provision section 15, section 13 में alteration of MOA, section 14 में alterations of AOA, and then 15 में वो बात करता है कि जो भी alteration हुई है उसकी copy जो है, ठीक है, मतलब shall be noted in every copy of MOA, जो भी alterations हुई हैं। If a company makes any default in complying with the provisions of this, the company and officer is liable to penalty of 1,000 rupees and every copy of MOA issued such alteration। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, ये जो पेनल्टी और फाइन है, पेनल्टी और फाइन है ये कुछ सेक्शंस में लगा है, राइट, कुछ सेक्शंस में पेनल्टी से फाइन हुआ है, तो वो कौन से सेक्शंस हैं अब ढूंढने बहुत मुश्किल है, बट डोंट वरी, मैंने आप लोगों के लिए एक पीडीएफ बनाई है जिसमें कि नंबर ऑफ सेक्शंस में जो चेंज हुआ है वो आप याद कर सको, ठीक है। तो वो भी आपको मेरे कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। आज मैंने शेयर किया है तो बिल्कुल लेटेस्ट ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब है लिमिटेशंस ऑन पावर टू ऑल्टर आर्टिकल्स। लिमिटेशंस, आप कब नहीं कर सकते ऑल्टर। सबसे पहले तो आर्टिकल्स मस्ट नॉट एक्सीड द बियॉन्ड द पावर्स गिवन इन एमओए। एमओए में कुछ लिखा है बट आप अपने आप को तीरंदाज समझ रहे हो और सोच रहे हो कि नहीं एओए को मैं ऑल्टर कर देता हूँ, वो तो एक अलग डॉक्यूमेंट हो गया। नहीं, एमओए एक्सीड नहीं होना चाहिए, इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। ऑल्ट्रेशन नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द ऑल्टरेशन मेड बाय द ट्राइब्यूनल। अगर ट्राइब्यूनल ने कुछ कंडीशंस रखी हैं तो आप अपने कंपनी को अपने एओए को ऑल्टर नहीं कर सकते हो। ऑल्ट्रेशन मस्ट नॉट इंक्लूड एनीथिंग व्हिच इज इलीगल अपोज टू पब्लिक कंपनी। Alteration must be bona fide for the benefit of the company. It must not constitute fraud on minority. Alteration of articles cannot operate retrospectively. ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से आप मानोगे, जब से चेंज हुआ है तब से माना जाएगा, ठीक है। नाउ ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें हमने कितने पढ़े, 1 2 3 4 5 6 7 7 है। आप जितना यहाँ लिखा है ना उतना भी लिख दोगे तो यू आर डन विद 4 मार्क्स। मैक्सिमम 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का आता है। इतने पॉइंट्स लिख दोगे, थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे, गुड टू गो टू हैव 4 मार्क्स आंसर और 5 मार्क्स आंसर, ठीक है। अब ये मैंने थोड़ा सा क्या करा है, ये आपको एलोबरेट करके दिखाया है, ठीक है। कंपनी कैन एक्सरसाइज दिस पावर सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस। ऑल्ट्रेशन मस्ट नॉट एक्सीड द पावर्स गिवन इन एमओए, क्योंकि एमओए हमेशा प्रिवेल होता है। ये जो ऊपर लिखे हैं वही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप कहीं से भी लिख सकते हो, ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी है। Alteration must not inconsistent with the act or any other statute. Expelling a member and authorizing the director to register the transfer of his shares without instrument of transfer. The resolution was made to invalid as being against the provisions of this act. वो बोल रहा है आप मेंबर को एक्सपेल नहीं कर सकते। इस पे तो क्वेश्चन भी कई बार आया है पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में, देखना। एक्सपेल नहीं कर सकते हो मेंबर को, ठीक है। एंड ऑथराइज डायरेक्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स विदाउट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। शेयर्स को आप ट्रांसफर कर रहे हो विदाउट हैविंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये आपके इनकंसिस्टेंट है विद द एक्ट और एनी अदर स्टैट्यूट। सो ऑल्ट्रेशन मस्ट नॉट इंक्लूड एनीथिंग दैट इज इलीगल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ऑल्ट्रेशन मस्ट बी बोनाफाइड, ठीक है, टू द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी। आर्टिकल्स कैनॉट ऑल्टर्ड एज टू हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, जब से अमेंड हुए हैं तब से गिना जाएगा, ठीक है।
एंड ऑल्ट्रेशन मस्ट नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी बाय मेजोरिटी। देन प्रोसीजर क्या है आपका, प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले तो बच्चे जो मेरे से पढ़े हुए हैं वो बोलेंगे कि मैम बोर्ड मीटिंग में BR पास होगा। यस, पहले होगी आपकी बोर्ड मीटिंग, मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर जनरल मीटिंग होगी आपकी, फिर कंप्लायंस विद द कंपनीज प्रोविजंस, अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ चेंजिंग द स्टेटस ऑफ द कंपनी, फाइलिंग अप कंप्लायंस विद द ROC एंड नो स्टैम्प ड्यूटी ऑन ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स। ये ध्यान रखनी है चीज, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो अधिकतर हम ध्यान नहीं देते क्योंकि हम तो वैसे ही पढ़ के आते हैं, लेकिन ये सब चीजें ध्यान देनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है और उसी में बच्चे अटक जाते हैं। नो स्टैम्प ड्यूटी ऑन ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स, क्या MOA पे स्टैम्प ड्यूटी जाएगी? यस जाएगी, बट यहाँ पे ऑल्ट्रेशन में नहीं जाएगी। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ AOA मैंने आपको बता दिया, बाइंड टू द कंपनी। ठीक है, अब ये कंपनी का क्या है, ये कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है। ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बेसिकली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, ये आपके क्या है, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक है, कि आप किस तरीके से करो, पहले तो आपने डिफाइन किया कि कंपनी क्या है, डायरेक्टर्स क्या है, ये सारी डेफिनेशन आ गई। देन उसके बाद आपका ये देखो, ये आपके सर्टिफिकेट्स, ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। मेंबर की क्या राइट्स होंगे, कॉल्स कब आपको देनी होंगी, इस तरीके से आपका ये पूरा फोर फीचर एंड लियन। ठीक है, तो ये सारी पावर्स, इंटरनल पावर्स जो होती हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं AOA के, वो आपके यहाँ पे सारे डिफाइंड होते हैं एक एक करके। ट्रांसफरेंट ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें AOA में मिल जाती हैं। अब देखो ये इंक्रीज एंड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपना शेयर्स में, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। ये आपका रेजोल्यूशन है, ये क्या है आपका रेजोल्यूशन। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ड्राफ्ट करो रेजोल्यूशन, तो देखो और यहाँ से सीख भी लो कैसे ड्राफ्ट होता है। Adoption of new set of articles of association of the company. Resolve that, पहला जो आपका पैरा होगा वो ऐसे होगा, resolve that pursuant to the provisions of section 14, क्योंकि हम ऑल्ट्रेशन किस में कर रहे हैं बेटा, सेक्शन 14 में कर रहे हैं, and other applicable provisions if any of the Companies Act 2013. The article of association of the company be and is hereby altered by replacing the existing regulations 1 to 9 with the new articles 1 to 93. A copy of which annexed to the explanatory statement pursuant to section, क्योंकि SR पास होगा तो आपकी explanatory statement जाएगी as per section 102 of Companies Act 2013. B is hereby adopted and new regulations of this. ये जो मैंने अंडरलाइन करा है ना, ये एज इट इज आपको लिखना है, B and are hereby altered या जो भी है। ठीक है, ये वाली जो चीज है ना, ये आपको लिखनी ही लिखनी है। देन देखो रिजॉल्व डेट में आप लिखोगे कि ये चीज एक्चुअल में ऑल्टर हो रही है या फिर चेंज हो रही है। फर्दर रिजॉल्व डेट में हम क्या लिखते हैं, बहुतों को नहीं पता होता। फर्दर रिजॉल्व डेट में हम अथॉरिटी की बात करते हैं कि ये जो चीज है ये कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसको हम पकड़ेंगे अगर ये चीज हमारी नहीं हुई कंप्लाई। फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग इफेक्ट टू द रेजोल्यूशन मिस्टर डैश, देखो डिन आ गया ना, मैंने अपने ऑडियो नोट में बताया था, अगर सुना होगा कि जहां जहां हम डिन लिख, जहां जहां हम डायरेक्टर का नाम लिखेंगे वहां वहां उसका डिन हमें मेंशन करना होता है किसी भी डॉक्यूमेंट पे। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बीइंग ऑथराइज्ड ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी टू डू ऑल एक्ट्स डीड्स एंड थिंग्स एज मे बी डीम्ड टू बी नेसेसरी प्रॉपर डिजायरेबल and to sign execute all the necessary documents, applications and returns for the purpose of giving effect to the aforesaid resolution and filing as necessary e-forms with the registrar of companies. तो ये आपका है रेजोल्यूशन, सैंपल है, ठीक है, आपकी बुक में से मॉड्यूल में से ही उठाया है। सो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है और यहीं से क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शेयर्स एंड शेयर कैपिटल, ठीक है, वो आएगा आपका मंडे को। ठीक है, वो कब आएगा बेटा आपका मंडे को, फ्राइडे को आना था बट एक दिन थोड़ा डिले हो गया है, तो अब आपको वो मंडे को हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है मंडे को शेयर्स एंड शेयर कैपिटल एंड इट्स ऑल्ट्रेशन, जो हमारा अभी MOA में स्किप हो गया था, तो वो चैप्टर का थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि रहेगा कैसा। इसके दो पार्ट्स आएंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हम शेयर कैपिटल, शेयर सर्टिफिकेट, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड जो भी आपका शेयर इश्यू अलॉटमेंट होता है वो सब कुछ मैं पार्ट 1 में आपको रिवाइज करा दूंगी। सेकंड पार्ट में क्योंकि एक अलग कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो सेकंड पार्ट जो हमारा ट्यूसडे को अपलोड होगा उस दिन मैं आपको क्या कराऊंगी, शेयर कैपिटल ऑल्ट्रेशन, बायबैक एंड रिडक्शन ऑफ कैपिटल, जो आपका सेक्शन 61, 66 एंड बायबैक 68 to 70 है।
और ये तीनों कॉन्सेप्ट मैं इसलिए कराऊंगी ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि तीनों में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज किया है। पहले मैं 2 क्लासेस वैसे रखती थी, बट आप मैंने सोचा कि एक अलग क्लास रखते हैं जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ मैं आपको शेयर कैपिटल का ऑल्ट्रेशन, रिडक्शन एंड ये सब समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो मंडे को शेयर्स का पार्ट 1 आएगा, क्लास 7 होगी, एंड देन क्लास 8 में हम कैपिटल रिडक्शन, बायबैक और ये सब करेंगे, तो आपको कॉन्सेप्चुअल अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तब तक आप क्या करोगे, जितने भी आपके ये वाली क्लासेस हो चुकी हैं 6 क्लासेस, उनको रिवाइज करोगे और मॉक टेस्ट दोगे। राइटिंग प्रैक्टिस करनी है ना, राइटिंग प्रैक्टिस का बहुत इशू आ रहा है ना, वो कैसे दूर होगा। आज ही मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस डाले हैं, पूरा सीएस एग्जीक्यूटिव के सारे सब्जेक्ट्स के, उनको देखो और उनको अटेम्प्ट करो, तभी अच्छे से प्रैक्टिस होगी, राइट। और अगर आपको फुल 100% सिलेबस का रिवीजन करना है तो यू कैन एनरोल फॉर मॉक टेस्ट। मैं बस अभी अक्टूबर मिड तक इसको ऑन रखूंगी, उसके बाद मैं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लेने वाली हूँ, बिकॉज चेक करने में भी टाइम लगता है। ठीक है, चेक करके हम आपको देंगे तभी तो आपको बेनिफिट होगा ना। तो इसलिए 15 अप्रॉक्स 15 तक मैं क्लोज कर दूंगी। उससे पहले जिस जिसको मॉक टेस्ट चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट के, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मॉक टेस्ट का, वो ले सकता है। ठीक है, चलो तो मंडे को मिलते हैं विद चैप्टर शेयर्स।